नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमैर। जी शुक्रिया सर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो आपको बता दूं कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह इंकशाफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हिंदुस्तान को हथियार फराहम किए थे और वो हथियारों ने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन इंकशाफ असल उन्होंने ये किया है कि अब वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बताएंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह ये कायल करवाया जा सकता है कि हम आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं, हमारे साथ जो टैरिफ के जरिए आप छेड़छाड़ कर रहे हैं वो छेड़छाड़ बंद कर दीजिए। यानी उनको राज़ी करने का फार्मूला नेतन्याहू के पास है और वो फार्मूला पास करेंगे नेतन्याहू नरेंद्र मोदी को और बताएंगे कि किस तरह हमारे ट्रंप को राज़ी किया जा सकता है, उनको खुश किया जा सकता है और उनको खुश करने के बाद फिर दोस्ती हो सकती है। तो ये पहली खबर है। और लेकिन दूसरी खबर के बारे में हम आपको बता दें कि हैदराबाद फरखंद बुनियाद, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हैदराबाद का जो मौसम होता है वो बड़ा मुतदिल होता है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। और कल की जो बारिश हुई या 2-4 दिन से जो बारिश जारी है उसके नतीजे में शहरियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन हैदराबाद की शान, हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद का जो वक़ार है, हम जिसे चार मीनार कहते हैं, उसे भी मामूली सी नुकसान पहुँचा है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही हरकत में आएगा। ताहम फिल वक्त जो मौसमियात ने है उसने इस बात की पेशकश ये की है कि आइंदा 24 घंटे और 48 घंटों के दौरान ज़बरदस्त बारिश होगी। ऐसे में हम यही मशवरा दे सकते हैं हमारे नाज़रीन को, हमारे सियासत अखबार के क़ारीन को भी, कि वो अपने घरों में रहें और ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। क्योंकि अगर मुख्तलिफ इलाकों में जो शिकस्ता इमारतें हैं, बोसीदा इमारतें हैं, वो अगर गिरती हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो बोसीदा और शिकस्ता इमारतों में जो लोग रहते हैं उनसे हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो किसी आर्जी मुकाम पर चले जाएं कुछ दिन तक, यानी बारिश के थमने तक, और उसके बाद अपने जो शिकस्ता या बोसीदा मकान है उसकी मरम्मत करवा लें। तो बहरहाल हैदराबाद से ये खबर आ रही है। तो हम चलते हैं हमारे दोस्त शाहिद की तरफ और पूछते हैं कि नेतन्याहू ने जो फार्मूला मोदी को दे रहे हैं, क्या वो फार्मूला काम करेगा? सर अगर देखिए जो नेतन्याहू फार्मूला मोदी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो भी देश है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अपने देश की बात करें, वो देश कोई भी फार्मूला देता है, लेकिन क्या दूसरे देश के फार्मूले की वजह से लगातार जो अमेरिका से हमारे रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं? क्योंकि अभी देखा गया किस तरह से आपको बता दें कि रूस से अगर हम तेल खरीद रहे हैं तो किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हम पे लगातार टैरिफ लगा रहे हैं। वही दूसरे अगर हम इसराइल की बात करें तो हमें उस इसराइल को नहीं भूलना चाहिए कि जो किस तरह से लगातार गाजा में मासूम बच्चों की हत्या कर रहा है, कैसे वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, कैसे वहाँ पे उसकी नरसंहार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अगर भारत का समर्थन कर रहा है, भारत को सपोर्ट कर रहा है, हथियार देने की बात कर रहे हैं, तो आप कतई ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि क्या सच में इजराइल भारत का आने वाले वक्त में इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वक्त पे जहां एक तरफ हमारी जो रिश्ते अमेरिका से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, आसपास के जो मुल्क हैं उससे ख़राब नज़र आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ जिस तरह से इस वक्त जो इस्लामिक संगठन जो देश हैं और कई सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि गाज़ा में लेकर लगातार उसकी शिकायत सामने आ रही है। तो इस वक्त अगर इजराइल आपको कोई हथियार देने की बात कर रहा है या कोई मसौदा की बात कर रहा है तो आपको बेहद सोच समझ कर कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरी खबर की बात करें सर, तो आज खबर सामने आई है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। तो आप समझे कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो भारत पर लगातार उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कर रही है, लेकिन वही खुद दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति से ट्रंप मिलने जा रहे हैं। तो आप समझे कि उनकी भी दोहरी नीति कैसे है कि एक तरफ आप उनको खुश करना चाह रहे हैं, एक तरफ आप इन पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो ट्रंप का जो असल बुनियादी मकसद है वो है क्या, वो जाहिर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर सच में रूस आप दुश्मन देश हैं, आप रूस को नहीं मानते सही से, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग जारी है, तो आप अगर रूस से इतना ही खफा हैं तो फिर रूस से आप 15 तारीख को मिलने की क्यों बात कर रहे हैं? अगर हम आपको बता दें कि सर उस पे खुद उन्होंने क्या बयान किया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का के रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने तारीख और स्थान का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में हमारी जो है वो सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात हो सकती है। और आगे ट्रंप ने लिखा है कि अगले शुक्रवार यानी 15 अगस्त को जो हम अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, उस दिन ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो आप समझे कि कहां पर होगी ये मुलाकात? जी
मुलाकात कहाँ पर होने वाली है ये इन्होंने पता है? इसमें ऐलान किया है कि हम इस पे जो है कि 15 अगस्त 2025 को अलास्का में, अलास्का में, जी जी, जी, अलास्का जी। में वो मुलाकात करेंगे। तो एक मुझे नहीं तरफ, लगता ऐसा। लेकिन जी, उनका जी। खुद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पे उन्होंने ट्रंप ने बयान जारी किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब रूस से हमारी ऐसी दोस्ती है, हम वहाँ से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हम पे टैरिफ लगा रहे हैं, हाँ। और जब उसके बाद खुद ट्रंप उनसे मिलते हैं तो 15 तारीख के बाद क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, और जिस तरह से इजरायल भारत का समर्थन कर रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या अब इस पे भी अमेरिकी राष्ट्रपति कोई ट्रंप या कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसको लेकर हिंदुस्तान को कोई नुकसान हो। अब देखिए, जहाँ पर आपको बता दूं नाज़रीन ने, जैसा कि हमने भी बात को बताई है, शाहिद ने भी आपको बताया है कि किस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोगलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड उन्होंने इख्तियार किया है। लेकिन इस मामले में यानी अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात नुक़्ते उरूज पर पहुँच गए हैं, उसमें इसराइल का कूदना और ये कहना कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप मेरे बहुत ही गैर मामूली दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, करीबी ताल्लुकात हमारे हैं, तो आपके ताल्लुकात आपके मुबारक। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान को किसी भी चाल में नहीं फंसना चाहिए या किसी भी जाल में फंसने से खुद को बचाना चाहिए। पहले ही अमेरिका की जाल में हिंदुस्तान फंस चुका है। और जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल किसी का वफादार नहीं होता। इवन आप देखेंगे कि अमेरिका का भी वो वफादार नहीं साबित होगा, क्योंकि हालिया अरसे के दौरान देखा गया है और कुछ बरसों के दौरान भी ये देखा गया है कि अमेरिका में इसराइल ने अपना जासूसी नेटवर्क फैला दिया है और अमेरिकियों को बेवकूफ़ बना रहा है इसराइल। और यहाँ तक कि ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बेवकूफ़ बना है तो हमारे मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इशारों पर डांस कर रहे हैं, नाच नहीं रहे हैं बल्कि डांस कर रहे हैं। ईरान पे भी देखा गया, जब इजराइल ने हमला किया तो पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल पे। तो क्या इजराइल सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने इशारों पर नचा रहे हैं? क्योंकि इजराइल के पास उतनी सैन्य ताकत है नहीं। अगर हम ईरान की बात करें तो काफ़ी वहाँ की जो सेना मजबूत मानी जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने भी खुद पलटवार किया, यहाँ तक कि अमेरिका का जो एयरबेस है उस पर ईरान ने हमला किया, अमेरिका शांत रहा। तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से इजरायली प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू ने ऐलान किया है, तो क्या सच में वो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को अपने इशारों पर नचा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, अमेरिका की अलग बात है, अमेरिकी आवाम की अलग बात है, वहाँ की सलाहियतों की अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका की बदकिस्मती है, अमेरिकी आवाम की बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मियाद के लिए मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके जो फैसले हैं गैर मामूली मुतनाज़ा फैसले हैं, कंट्रोवर्शियल फैसले उनको कहा जा सकता है। हर वक्त एक ना एक तनाज़ा, सुबह उठते हैं तो एक तनाज़ा, रात में जागते हैं, रात में सोते हैं तो एक तनाज़ा होता है पैदा। तो हर रोज़ एक नया यानी वो जो है अजीब व गरीब हरकतें करने लगते हैं। सुबह एक ऐलान करते हैं, फिर दोपहर में एक ऐलान होता है, रात में वो ऐलान बदल जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब 80 साल के भी हो चुके हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 80 साल में इंसान की जो ज़हनी हालत होती है वो क्या होगी। लेकिन इसराइली जिस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं अमरीकी सदूर को या अमरीकी हुकूमतों को, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाता होगा उस तरह। अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह हिंदुस्तान से नाराज़ है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, तो वो अपने दोनों दोस्तों के दरमियान फिर दोबारा दोस्ती करवाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह ट्रंप को खुश किया जा सकता है। अब कैसे खुश किया जा सकता है और नेतन्याहू ने कैसे खुश किया ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब मोदी जी को भी सिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है नेतन्याहू ने कि मैं आपको बरसरे-आम नहीं बताऊंगा कि किस तरह आप उनको खुश करें, बल्कि ऐसे बताऊंगा, यानी प्राइवेट में बताऊंगा आपको कि हाँ, यानी निजी मुलाकात में आपको बताऊंगा कि किस तरह है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम हिंदुस्तान का दौरा करने वाले भी हैं, जल्द ही हिंदुस्तान का मैं दौरा करूंगा। अब तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नेतन्याहू इसराइल जो वज़ीर-ए-आज़म है आके हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर इसराइली जो अहदेदार होते हैं या वज़ीर-ए-आज़म होते थे, तड़पते थे यहाँ आने के लिए, लेकिन फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म और उनका जबर था उसको पेश नज़र हिंदुस्तान ने इसराइल के अहदेदारों को या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को मुँह लगाने से गुरेज किया था। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस अंदाज़ में जा रहे हैं और एक तरफ अरबों से तो वो इमदाद हासिल करते हैं, अब अरबों से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हासिल करते हैं और जो ताल्लुकात है वो इसराइल से कायम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये देखना है कि किस तरह नेतन्याहू दोनों दोस्तों में दोस्ती करवाते हैं जो दुश्मन बन गए हैं। और एक अहम खबर आ रही है, मैक्सिकन जो सदर है, आपको बता दूँगा कि मेक्सिको में मैक्सिकन सदर ने वाज़े तौर पर अमेरिका को इंतबा दिया है कि आप हमारी सरजमीन पर फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर सकते और आपकी फ़ौजी कार्रवाई हमारी सरजमीन पर काबिल कबूल नहीं है। मैक्सिकन सदर लेडी है और उन्होंने ये बात कही है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के ख़िलाफ़
ट्रंप की बकवास सुनते रहे, लेकिन ट्रंप को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर ब्राज़ील का देखिए, ब्राज़ील के जो सरबराह हैं लोला, उन्होंने जिस अंदाज में ट्रंप को झिड़का है, मैं समझता हूँ कि हमें उसके लिए उन्हें सलाम करना चाहिए, सल्यूट करनी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क की इज्जत नफ्स होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को हिंदुस्तानियों का सेल्फ रेस्पेक्ट मालूम नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रंप बाजू बैठे हैं, मैं समझता हूँ 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट का फासला है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में और ट्रंप के दरमियान। और ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यानी टैरिफ वैलेटर है, कह रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं बनता कि वो हिंदुस्तान को जलील कर रहा है, वो शख्स तुम्हें जलील कर रहा है। हाँ, अगर आप तुम्हें जलील करता है, तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, लेकिन हिंदुस्तान को वो जलील कर रहा है, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा वायलेटर कर रहा है, तो क्या वज़ीर आज़म का फर्ज नहीं बनता था कि आप अपना मुंह बंद रखिए बोल के नहीं कह सकते थे? बिल्कुल सर, अगर हम उस इंटरव्यू की बात करें तो कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वो प्रधानमंत्री मोदी को समझ में नहीं है। अरे वहां पर इंटरप्रीटर मौजूद था ना वहां पर। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वहां जाते हैं, आंख से आंख मिलाते हैं, बात करते हैं, जब उनके सूट पे सवाल किया जाता है तो मतलब उनका कहने का मकसद ये होता है कि हम वो लिबास नहीं पहन सकते जिस पे खून का धब्बा हो। और सामने मतलब कैसे आंख से आंख मिलाना, खुद वहां पे राष्ट्रपति जो कि पूरे देश में इतने ताकतवर राष्ट्रपति माने जाते हैं, वहां पे उपराष्ट्रपति दोनों लोग मौजूद हैं, उनके घर में जैसे कहा जाता है घर में घुस के मारना, वैसे घर में जाते बात करते फिर वापस आते हैं। और उसी यूक्रेन के लिए आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े हैं और रूस से जब हिंदुस्तान अपनी निर्यात कर रहा है, जब वहां से कच्चा तेल खरीद रहा है, तो आप भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो जिस तरह से टैरिफ के मामले सामने आए हैं, तो उसके बाद पहली बार ट्रंप के टैरिफ पर भारत का रिएक्शन सामने आया है। उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। हमारा आयात बाजार के हालात पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत की 140 करोड़ लोगों की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यूएस ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि वही काम कई अन्य देश भी अपने राष्ट्र हित में कर रहे हैं। तो सवाल ये भी तो है कि जब और भी कई ऐसे देश है जो अपने राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी खुन्नस कह लें या फिर इतनी दुश्मनी कह लें या फिर जिस तरह से वो बेचैन है, क्योंकि कल उन्होंने खुद जब मीडिया उनसे पूछ रही है, सवाल कर रही है इन सब मुद्दों पे, तो वो सीधा बोल रहे हैं कि मैं इन सब मुद्दों पे कोई भी बात नहीं करूंगा। नहीं, एक बात देखिए, जैसे अब अमेरिकी सदर क्यों गुस्से में आते हैं, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया, एक फिल्म भी आया था, तो आपको बता दूं कि ट्रंप को गुस्सा क्यों आया। सर, उसको गुस्सा इसलिए आया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार अपने मुंह को ऊपर ताला डाले हुए हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंगबंदी करवाई, तो आप भी कह देते थे हाँ भाई इन्होंने करवाई। तो अब फिर जिस तरह आसिम मुनीर ने कहा कि इन्होंने कराई, तो ये वो गुस्सा ख़त्म हो जाता था। और दूसरी अहम बात ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसलिए भी नाराज़ है, आज से नाराज़ नहीं है। अब आप देखिए, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दूसरी मियाद के लिए मुंतखब हुए, उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म हमारे नरेंद्र मोदी यानी ट्रंप की दूसरी मियाद के लिए जब मुंतखब हुए, तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद दी। लेकिन आप देखा कि उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी हुई थी, उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ नहीं किया गया था। हालांकि डिफरेंट डिप्लोमेटिक चैनल से कोशिश की गई थी कि दावतनामा हासिल किया जाए। कितनी शर्म की बात है, दावतनामा देना चाहिए, मांग कर लेना नहीं चाहिए। भीख है ये, और भीख नहीं मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं आप। और दूसरी अहम बात है, हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, और हिंदुस्तान एक अजीम शान मुल्क है, और अमेरिका कोई उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता तहजीब व तमद्दुन के सामने। तो बहरहाल आप दावतनामा मंगवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको दावत नहीं दी जाती। जबकि एस जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्हें दावत दी जाती है। और अपनी हरदर्मी की हालत देखिए, आप हद देखिए कि जयशंकर को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहली सफ में बिठाया जाता है, तो गोदी मीडिया चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा को पहली नशस्तों पर पहली सफ में बिठाया गया, इतनी इज्जत दी गई। अरे तुम्हारे वज़ीर आज़म को उन्होंने ज़िल्लत के साथ यानी इन्वाइट करने से इनकार कर दिया, तो वो उस पर बोलने के बजाय तुम कहते हो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को पहली सीट में बिठाया गया। अरे क्या बिठाया गया? उसके बाद देखेंगे कि इख्तलाफात किस कदर शिद्दत अख्तियार किए। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का मरकज़ व मंबा है, उसे गले लगा रहे हैं ट्रंप, और हिंदुस्तान के साथ उन दोनों को एक ही सब में ठहरा दिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। हिंदुस्तान किधर, पाकिस्तान किधर। उसके बावजूद भी आप देखेंगे ट्रंप के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या उनका कोई वज़ीर ख़ारजा या फिर उनका वज़ीर दाखिला या कोई वज़ीर नाम लेके बात नहीं करता कि ट्रंप ने ऐसा किया है। अरे तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत जरूरत नहीं है तो कम से कम इंदिरा गांधी से तो सीखते।
जी, अगर हम ट्रंप की बात करें तो देखा गया कैसे जब दूसरी बार ट्रंप राष्ट्रपति का पद वहाँ पे संभाले हुए हैं, जब उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद बीच में एलन मस्क को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई कि कैसे हाथ में हाथ मिलाना, हालांकि ट्रंप पे गोलियां भी चली, तो तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ बात नहीं, अगर हम एलन मस्क की भी बात करें तो वो भी ट्रंप से अलग हो चुके हैं। हालांकि बीच में ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि हम चाहूँ तो 1 सेकंड में अपनी पार्टी तैयार कर सकता हूं। तो ट्रंप के जिस तरह से रवैया है, क्या आने वाले वक्त में रवैया चेंज हो सकता है, या फिर कह ले कोई आपसी अपनी रंजी खुन्नस कोई कह ले दुश्मनी कर ले, या फिर अब ट्रंप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बिहार इंडिया की बात करें तो देखा जाए नीतीश कुमार भी, उनकी जो मानसिकता है, जो उनका दिमाग है, वो खुद नहीं चला पा रहे थे। ट्रंप का भी ऐसा कुछ सिचुएशन है या फिर? मुझे तो ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसलिए देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उन्हें बहुत ही अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। ख़ासतौर पर जो जहनी सेहत होती है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, आप देखिए कि उनके बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, उनके चलने फिरने का अंदाज़ देख लीजिए, उनके इशारे किनारे देखिए कि एक आम नॉर्मल आदमी जिस तरह बात करता है वो वैसा नहीं करते। अब एक गाली बकवास कर देना, गाली गलौज कर देना, ये क्या एक अमेरिकी सदर के लिए जेब देता है? अमेरिकी ने कोई अफ्रीकी सदर नहीं देता, तो अमेरिकी सदर को क्या नेपाल नहीं देगा? नेपाल नहीं देगा, कोई भी छोटा सा मुल्क रहने दो वो नहीं देगा। लेकिन कोई मुल्क छोटा नहीं होता है। इज्जत नफ्स जो होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब अमेरिकी सदर चलते भी हैं तो आप देखिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है। अब वो बात करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है, और उनके जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो भी देखने से ऐसा लगता है अगर छोटे बच्चे देख जाएं तो डर जाएं। तो बच्चे तो कहने का मतलब ये है कि उम्र के साथ ये होता है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देखिए आप किस कदर बात करते हैं, बात कैसे करते हैं जैसे वो गली के लीडर हों। हालांकि एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म की तरह बात करनी चाहिए। अगर वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं तो किस तरह अंदाज में बात करते हैं आप देखिए, और कैसे वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं, यानी उनको उकसाने की कोशिश करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर कोई इश्तियाल अंगेजी करता है, फ़िरका परस्ती की बातें करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अमित शाह करते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या ये कानून से बालातर है? ये भी सवाल हो सकता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे, नेतन्याहू की बात कर रहे थे, ट्रंप की बात कर रहे थे, इनके सेहत की बात कर रहे थे। आप अंदाजा कीजिए कि सेहत अब तो मुझे 3 लोगों की अच्छी नहीं दिखाई देती। एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरे नरेंद्र मोदी साहब भी हैं जो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। ऐसा उनके चेहरे से दिख रहा है कि बहुत ही फिक्र में मुब्तला है। उन्हें किसानों की फिक्र हो गई है, वही किसानों की फिक्र हो गई है जो उनकी हुकूमत जो 3 बिल लाती है सियाह कवानीन किसानों के, उसके खिलाफ हमारे किसान एहतजाज करते हैं तो उनको जिस तरह जुल्म और जबर का निशाना बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों ने भी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को उस तरह जुल्म और जबर का निशाना नहीं बनाया जिस तरह नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों पर जुल्म किया। 720 किसान शहीद होते हैं और ये हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे किसानों की फिक्र है। अजय किसानों की फिक्र नहीं, आपको अपने इख्तिदार की फिक्र है, आपको अपने खुफिया एजेंडे के पर अमलावरी की फिक्र है, आपको यहाँ अक़लियतों को सताने की फिक्र है। जी बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद से उन्होंने एक बार फिर किसानों की आड़ में छुपने की कोशिश की। अगर सच में आप किसान की तैसी होते, किसान के हितों में सोचते, तो आज अभी भी जब वो दिल्ली में बयान दे रहे थे उस वक्त बिहार में जो किसान वो परेशान थे, खाद यूरिया को लेकर वो परेशान थे, यहाँ तक कि वहाँ पे इतनी किल्लत हो रही है कि प्रशासन उनको अपने हाथों में नहीं ले पा रही है, प्रशासन वहाँ की जो सिचुएशन है उसको सही नहीं कर पा रही है। वही अभी आपने कहा कि 720 के आसपास जो किसान है वो शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरे विदेश में दौरा करने के लिए वक्त है, लेकिन उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए वक्त नहीं है जो जिन किसानों के वो खुद को हितैषी बता रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इस वक्त बिहार किसानों की बात शायद वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो शायद अब ट्रंप की आड़ में या कह ले टैरिफ की आड़ में अब फिर एक बार से वो किसानों के हितैषी, किसानों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि किसान की अगर बात करें तो किसान की जो एकजुटता होती है, जो एक साथ होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होती है, और यही वजह है कि फिर से वो दूसरे की आड़ में आप खुद छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, हम एक आखिरी एक सवाल हम आपसे करते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि हेल्थ पे आपने सवाल किया। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अमेरिका का एक सिस्टम है कि हर साल वहां के राष्ट्रपति का एक मेडिकल होता है जिसमें वो पब्लिक के सामने रखा जाता है। तो क्या उस मेडिकल के इंतजार में लोगों को होना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि उस जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें क्या सच में ऐसे ट्रंप का कुछ जो हेल्थ इशू है वो आता है? अगर वो आता है तो कुछ ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसके मतलब
ट्रंप के पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर ट्रंप सोच समझकर ऐसे एक्शन ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब देखिए, अब जब रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट ईयर तो कुछ अजीब और गरीब रिपोर्ट आने के इम्कान पाए जाते हैं, क्योंकि इंसान को देखकर ही बता सकते हैं, उसकी आवाज़ से, उसके लबो लहजे से बताया जा सकता है कि वो किस तरह की जहनीत रखता है और उसके जो परवाज़ तख़य्युल है किस कदर बुलंद है या पस्त है, ये भी उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ट्रंप आप देख लीजिए, वो कभी नाचना शुरू कर देते हैं, कभी बातें करना शुरू करते हैं, कभी हंसना शुरू कर देते हैं। एक नॉर्मल आदमी नहीं करता है, और ख़ास तौर पर अमेरिका के सदर हैं, कोई छोटा सा मुल्क नहीं है कि आप डांस शुरू कर दें, आप अजीब व गरीब बातें शुरू कर दें, आप किसी को गाली गलौज कर दें। ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जहाँ तक हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, वहाँ गज़ा से एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि वहाँ पर सुबह से अब तक यानी चंद घंटों में ही 36 या 38 जो फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अफसोस की बात है, बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग बंद करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि यूक्रेन में रूस कत्लेआम कर रहा है, जबकि शर्म आनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इंटरनेशनल शेम है, ये आलमी सतह की शर्मनाक हरकत है कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और ट्रंप को वो दिखाई नहीं देता। ट्रंप अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं, ना उन्हें सुनाई देता है, ना वो यानी बोल सकते हैं इस बारे में। खाली सिर्फ फ़लस्तीनियों के बारे में नहीं बोल सकते, दूसरों के बारे में ये बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक 60-70 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनी, और अगर जो मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2 लाख से ज़ायद यानी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की अक्सरियत है, जिनमें ख़वातीन की अक्सरियत है और हामिला ख़वातीन भी उनमें शामिल है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप को फ़लस्तीनी बच्चों का कोई गम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, और यूक्रेन में वो जंगबंदी करवाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को जो अपने को आलमी कायदीन कहते हैं, और वो बच्चों का कत्ल नहीं रोक पाते तो फिर किस बात का नोबेल इनाम हासिल करने के वो मुतालबा कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब तो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस मैन है, यानी मर्द अमन है। मर्द अमन नहीं है। मर्द अमन अगर उनकी देखना है तो जाके फ़लस्तीन में देखो, जिस तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, उनकी नस्ली तथीर, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उससे पोल खुल जाएगा कि ट्रंप किस कदर अमन पसंद है। अगर ट्रंप अमन पसंद है तो फिर फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप मुस्लिम दुश्मन है, फ़लस्तीनी दुश्मन है और इसराइली दोस्त है। लेकिन इसराइल एक दिन उनके साथ ऐसा सलूक करेगा कि वो यानी फरामोश करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। अगर हम गज़ा की बात करें तो गज़ा में हर घंटे वहाँ पे लोगों की मौत हो रही है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल हर तरफ अपना घंटा अपना रहा है, कभी अमेरिका के साथ तो कभी हिंदुस्तान के साथ। लेकिन सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि OIC क्या कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें 50 से ज़्यादा जो मुस्लिम मुल्क हैं वो शामिल हैं। तो फिर हम अमेरिका को इतना ताकतवर क्यों मानते हैं कि हर मामले में हम अमेरिका को सामने लाएं? अगर अमेरिका ताकतवर है तो चाहता तो अभी तक वो गज़ा में युद्ध रुकवा सकता था, लेकिन अगर सच में अमेरिका ताकतवर नहीं है तो हम उसको अपना आका क्यों मान रहे हैं? और अमेरिका पर सवाल खड़ा करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमारे जो मुल्क हैं, जो OIC है, जो इस्लामिक संगठन की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं, जब वो खुद खामोश है, जब उनसे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम दूसरे के सर पे अपना माथा क्यों पटके? अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें, बीच में देखा गया कि गाजा में कैसे वहाँ पे नरसंहार हो रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं, वहाँ की जो प्रेगनेंट्स औरतें हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी सऊदी अरबिया से ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि वहाँ पे ऐसे इवेंट करवाए जाते हैं वहाँ की वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। उसके बाद जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पे खवातीन को सामने खड़ा किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के परे अगर हम बात करें तो गाजा में जिस तरह से अभी स्थिति है, कल की खुद रिपोर्ट सामने है कि वहाँ पे इजराइल जहाँ पे सैन्य नहीं है उसको अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है। तो तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम हर मामले में अमेरिका को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा सवाल उन लोगों पर खड़ा करना चाहिए जो इस्लाम की बात करते हैं, जो इस्लाम में जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जो मुस्लिम परेशान है, जो मुस्लिम ममालिक परेशान है, उनकी वो बात करते हैं। तो आखिर वो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे? अमेरिका ठीक है, अमेरिका अपनी राजनीति सीखता है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है, वो खुद को पीस मैन बताता है। लेकिन जब सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, तो फिर आप समझे कि हमें अमेरिका पे दोष देने के बजाय हमें उन देशों पे पहले क्यों नहीं दोष देना चाहिए जो हमारी नाम की रोटी सेक रहे हैं और हमारे नाम की रोटी खा रहे हैं? बहरहाल मैं समझता हूँ कि जहाँ तक OIC का सवाल है, OIC है वो
तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह गफलत, मुजरिमाना गफलत, अपने बच्चों के कत्लेआम पर खामोशी और अपने ख़वातीन के कत्लेआम पर खामोशी, ये बहुत मैं समझता हूँ कि किसी भी बुज़दिल कौम, किसी कौम के बुज़दिल होने की निशानी है, आज लोग बुज़दिल सद्दाम होने की हुसैन को याद करते हैं। अलामत है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल था, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में मुख्तलिफ खबरें सुनाई हैं और आपको ये भी बताया कि किस तरह नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान दोस्ती करवा रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, एक दलाल का किरदार अदा करने वाले हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, किसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।